भी ड्राई फ्रूट ना मैंने खुद लिया और ना अपने क्लाइंट्स को लेने दिया। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये जो चिल्लास है, चिल्लास में ज़्यादा ब्रेक का यूज़ करेंगे तो ये हाल हो जाता है। ये देखें गाड़ी ब्रेक ज़्यादा यूज़ की है तो ये मैंने पीछे से देख लिया तो इन्हें मैंने रोक लिया, अदरवाइज़ अगले मोड़ पे इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जानी थी। अस्सलाम वालेकुम यूज़, मैं हूं अहमद अब्बासी जोयफुल जर्नी टूर से 9 डेज़ टूर लीड कर रहा था हुंजा प्लस करदू का और आज 8वां दिन है हमारे टूर का। वैसे आज हम निकल रहे हैं यहाँ से जगलोट से डायरेक्ट इस्लामाबाद के लिए। वैसे इतना लंबा ट्रैवल हम रखते नहीं होते अपने क्लाइंट्स का, लेकिन इसमें मजबूरी ये थी कि फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी। तो फ़्लाइट जो है वो कल क्लाइंट्स की दिन को 12:30-1 बजे की है, तो नारायण से निकल के हम पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आज हम डायरेक्ट यहाँ जगलोट से इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ रास्ते में बाबूसर टॉप के हवाले से, नारायण के हवाले से, रास्ते और जो रोड्स हैं उसके हवाले से, फिर इस टाइम पे बाबूसर टॉप पे वेदर कैसा है, व्यूज़ कैसे हैं, नारायण में रश की क्या सूरत हाल है। आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। अगर आजकल आप नारायण का प्लान कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हुंजा से करदू का ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रोड वगैरह के हवाले से मिल जाएगी। अपने साथ रहना है। थैंक यू। ये होटल है जगलोट में जिसमें अपने क्लाइंट्स को हमने स्टे करवाया था और ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे हालांकि कहीं भी चले जाएं होटल वगैरह फुल नहीं है, लेकिन ये होटल माशाल्लाह कभी भी आते हैं ये होटल आपको फुल ही मिलता है। जगलोट का सबसे अच्छा होटल है यूनाइटेड होटल, और कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो या फिर जगलोट में आपका स्टे बन रहा है तो आपने एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवा के आनी है, क्योंकि फॉरनर्स वगैरह के भी जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो सारी कंपनीज़ यहीं पे रुकवाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे अच्छा होटल कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बिजली वगैरह की और साथ में गर्म पानी वगैरह की। लिहाजा कभी भी अगर जगलोट में स्टे बनता है आपका तो पहले से आप यहाँ की बुकिंग करवा के तो निकले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इस टाइम हम निकले हैं जगलोट से और KKH के थ्रू हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह 0 पॉइंट तक, और 0 पॉइंट से इंशाल्लाह बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप से बालाकोट, फिर हज़ारा मोटरवे से होते हुए इस्लामाबाद। लिहाजा अगर आप आजकल नारायण कागान, बाबूसर टॉप, हुंजा करदू का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपने एंड तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं रास्ते के हवाले से भी बताऊंगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह हुई थी, लैंडस्लाइडिंग के बाद रोड की क्या कंडीशन है और फिर रास्ते में मौसम वगैरह कैसा है। जब आप ये चिल्लास वगैरह वाले एरिया से गुजरेंगे तो आजकल मौसम काफ़ी बेहतर है, इतनी गाड़ी को AC वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इससे पहले गर्मियों में जब आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन मोर देन 40 डिग्री होता है। फिर ये जो चिल्लास वाला एरिया है इसमें भी जो पीछे हालिया सैलाब वगैरह गुजरे हैं, इन सैलाब वगैरह के बाद इन जगहों पे भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग्स हुई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तत्ता पानी का एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, लेकिन आप देख लें कि अभी रोड बिल्कुल क्लियर है। ये तत्ता पानी और ये 0 पॉइंट वाली साइड पे रास्ता सारा क्लियर कर दिया गया है। व्यूज़, ड्राई फ्रूट के लिए हम हमेशा यहाँ पे चिल्लास पे रुकते हैं। वैसे इससे देखें आप, मैं हुंजा से भी टूर करके आया हूँ, हुंजा करदू दोनों साइड से होके आया हूँ, लेकिन कहीं से भी ड्राई फ्रूट ना मैंने खुद लिया और ना अपने क्लाइंट्स को लेने दिया। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये जो चिल्लास है, चिल्लास में ड्राई फ्रूट सबसे रीज़नेबल ड्राई फ्रूट जो है वो चिल्लास से मिलता है, और चिल्लास में भी काफ़ी सारी दुकानें वैसे मैंने चेक की हुई है, लेकिन मुझे सबसे अच्छे और सबसे रीज़नेबल रेट्स इनके लगे हैं, और मैं हमेशा इन्हीं से ही अपने क्लाइंट्स को भी ड्राई फ्रूट लेके देता हूँ। इन क्लाइंट्स को मैं कह देता हूँ कि आप पीछे से चेक करके आएँ ड्राई फ्रूट। अगर आपको पीछे से यहाँ पे मुनासिब ना मिला तो आप मुझे कहना। वैसे देखें जैसे ही आप उधर से आते हैं हुंजा करदू वाली साइड से, तो जैसे ही आप ये चिल्लास में इंटर होते हैं इधर गिनी में, ये बेसिकली इस जगह का नाम गिनी है। जैसे ही आप गिनी में इंटर होते हैं तो ये 8-10 दुकानें छोड़ के तो यहाँ पे ये आपको मिल जाती है अनवर ड्राई फ्रूट। तो ये अनवर ड्राई फ्रूट है, तो ये अनवर भाई होते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अरसे से हम इनसे ड्राई फ्रूट ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि क्लाइंट्स यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके सेटिस्फाई होते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि देखें यहाँ पे अगर चलगोज़ा में आपको बता दूँ तो 600, 6000, 6,500 रुपये किलो है। यही ड्राई चलगोज़ा हम अगर किसी और जगह पे पूछते हैं तो 12,000, 14,000। फिर इसी तरह खुबानी वगैरह भी यहाँ पे 400, 500 से शुरू होती है और 800, 850 तक जाती है। मतलब यह है कि यहाँ से कागज़ी अखरोट जो है वो तकरीबन 500, 400, 600 क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि अच्छा अखरोट यहाँ से मुनासिब रेट्स पे मिल जाता है। और अगर आप उधर से आ रहे हैं नारायण वगैरह वाली साइड से, तो उस साइड से आते हुए
PSO का पेट्रोल पंप क्रॉस करते हैं। PSO का पेट्रोल पंप क्रॉस करते साथ ही आपको ये नज़र आता है हानवर ड्राई फ्रूट, तो यहाँ से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हुंजा स्कर्दू से वापस आ रहे हैं और जिस टाइम पे आप 0 पॉइंट पहुंचेंगे, चिल्लास 0 पॉइंट से जब आप बाबूसर टॉप की तरफ ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई शुरू हो जाती है। तकरीबन 40 किलोमीटर्स का रास्ता ऐसा है कि जिसमें आपने चढ़ाई में ट्रैवल करना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत ड्राइविंग की वजह से अपनी गाड़ियों को हीट अप कर देते हैं। हीट अप होने की मेन वजह ये होती है कि गाड़ियों को बहुत ज़्यादा RPM उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और दूसरे गियर में या पहले गियर में गाड़ी को बहुत ज़्यादा ओवर रेस कर देते हैं, जिसमें क्योंकि चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, चढ़ाई में ऊपर की तरफ पहुँच रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो गाड़ी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो गाड़ी वैसे ही वीक हुई हुई होती है। ऊपर से जब और ज़्यादा ओवर रेस करते हैं तो उसके बाद गाड़ी का इंजन हीट अप हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे आपने गाड़ी को पहले, दूसरे या तीसरे जिस गियर में भी चलाते हैं, गाड़ी का RPM आपने 3 से नीचे रखना है। अगर आप गाड़ी का RPM ऊपर करेंगे और गाड़ी को ओवर रेस करके चलाएँगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी हीट अप हो जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अपनी गाड़ी को आपने यहाँ पे ठंडे भी करते रहना है। व्यूअर्स, वैसे जैसे जब आप नारायण से आ रहे होते हैं तब आप काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर जब आप नीचे चिल्लास या 0 पॉइंट वगैरह वाली साइड से हुंजा स्कर्दू वाली साइड से आ रहे होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई में ट्रैवल कर रहे होते हैं। नीचे आते हुए आपने ब्रेक्स ठंडी करनी होती हैं, ऊपर आते हुए आपने इंजन ठंडा करना होता है। लिहाजा बाबूसर टॉप से नीचे आते हैं या चिल्लास से ऊपर आते हैं, मिडवे पे रेस्टोरेंट आता है, न्यू मून रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट पे हम हमेशा रुकते हैं। यहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को ज़रा ठंडा वगैरह करते हैं और उसी के बाद यहीं जब हम नारायण से आ रहे हों फिर भी यहीं पे ज़ोर का टाइम होता है, या फिर हुंजा स्कर्दू से आ रहे हों तो फिर भी तकरीबन अगर सवेरे हम निकलते हैं तो यहीं पे ज़ोर का टाइम होता है। तो ज़ोर की नमाज़ हम यहीं पे पढ़ते हैं और फिर यह है कि गाड़ी भी फ्रेश हो जाती है। यहीं पे हम चाय खाना वगैरह भी कर लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारी गाड़ी भी एक तो इधर से नारायण से आते हुए ब्रेक्स ठंडी हो जाती हैं और नीचे से अगर ऊपर आ रहे हैं तो उसमें हमारी गाड़ी का इंजन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लिहाजा आप यहाँ पे रुकें और यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स होकर नमाज़ वगैरह पढ़ के अपनी गाड़ी को रिलैक्स करके उसके बाद आगे निकलें। व्यूअर्स, आपने तो ये सुना कि बाबूसर टॉप में सैलाब आया। हालांकि बाबूसर टॉप में सैलाब नहीं आया, बल्कि बाबूसर टॉप से काफ़ी नीचे एक जगह है जिसको कहते हैं थक नाला। उस थक नाला में सैलाब आया था। अभी जो मून रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया, इस मून रेस्टोरेंट के पास सैलाब आया था, जिसके बाद रोड वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी तेज़ काम किया है, काफ़ी हैवी मशीनरी लगाई रखी है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्द इस रोड को क्लियर कर दिया और इस टाइम पे कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए ऐसा फ़ील नहीं होता कि इस जगह पे सैलाब आया है, क्योंकि जितना भी रोड था इन्होंने सारा जितना भी रोड के ऊपर मलबा था वो क्लियर कर दिया है और गाड़ियों को गुजरने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत छोटा सा पैच, तकरीबन 100 मीटर का पैच ऐसा है कि जिसमें एक ब्रिज टूटा है और वहाँ पर रोड ख़राब है। अदरवाइज़ फ्लड के बायस जितना भी रोड ख़राब हुआ था इन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया और सारी लैंडस्लाइडिंग हटा दी है। और बाबूसर टॉप पे आप देख सकते हैं कि बाबूसर टॉप की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं इन्होंने बर्फ़ की चादर हल्की हल्की ओढ़ना शुरू कर दी है। और आप देख लें कि राइट लेफ़्ट पे कितनी ज़्यादा, और ये जितनी भी बर्फ़ है ये सारी फ्रेश है और इसी साल की बर्फ़ है, ये पुरानी बर्फ़ नहीं है। आजकल अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो बाबूसर टॉप पे आपको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और उसके बाद यह है कि आपको बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ मिल जाती है और यहाँ पे रुक के आपको डिफरेंट तरह के व्यूज़ मिल जाते हैं। फिर बाबूसर टॉप पे जो है वो काफ़ी सारे जो ये ढाबा नुमा रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं वो तो खैर टेम्परेचर लो होने की वजह से क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि सर्दियों में ये इलाका बंद हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन और हैं और थोड़ी और बर्फ़बारी होगी, उसके बाद बाबूसर टॉप आप नहीं पहुँच पाएंगे। लिहाजा काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो तो बंद हो चुके हैं, लेकिन यह है कि फिर भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ खुली हुई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, चाय खाना वगैरह आजकल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जबकि यहाँ पे आप स्काई साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बाबूसर टॉप पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोस्टर्स वगैरह, बड़ी गाड़ियाँ, वैसे छोटी गाड़ियों से भी ज़्यादा आजकल बड़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। आप देख लें कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे बाबूसर टॉप में। बाबूसर टॉप की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, 13,700 फीट है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लो होता है। लिहाजा अगर यहाँ पे आप बाबूसर टॉप वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म चीज़ें लाजमी साथ रखें, जैकेट, शॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने लाजमी साथ रखनी है। और बाबूसर टॉप से होके भी व्यूज़ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिलकश हुए हुए हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप ज़्यादा ब्रेक का यूज़ करेंगे तो ये हाल हो जाता है। ये देखें गाड़ी ब्रेक ज़्यादा यूज़ की है
तो ये मैंने पीछे से देख लिया तो इन्हें मैंने रोक लिया, अदरवाइज़ अगले मोड़ पे इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जानी थी। लिहाजा ज़्यादा ब्रेक यूज़ करेंगे तो ये काम होगा आपके साथ। और इस पे पानी मारेंगे तो उसके बाद तवे सारे टेढ़े हो जाएंगे, लिहाजा पानी नहीं मारना अपनी गाड़ी पे। आधा घंटा रुके और ठंडा करें। व्यूअर्स, ये जिस जगह से अभी गाड़ी गुजर रही है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक जम चुका है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। लिहाजा इस तरह अगर रोड पे पानी जमा हुआ है तो इसके ऊपर आपने गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है और कोशिश करनी है कि साफ़ जगह देख के आप गाड़ी गुजारें। इसके ऊपर से अगर आप गाड़ी गुजारेंगे तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है। और ये आप चेक कर सकते हैं कि आजकल ये जो लुलुसर लेक है इसके सराउंडिंग में भी कुछ पहाड़ रहे हैं और कुछ पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है और व्यूज़ बड़े दिलकश हुए हैं माशाल्लाह। मल्टीपल किस्म के व्यूज़ मिल जाते हैं। फिर आपने गाड़ी को अपनी गियर में चलाना है और इस तरह ज़्यादा ब्रेक नहीं यूज़ करनी है। आपने देखा कि ज़्यादा ब्रेक यूज़ करने की वजह से उस गाड़ी के टायरों को एक किस्म की आग लगी हुई है और आपकी ब्रेक फेल हो सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पे बिसल में भी आप रुक सकते हैं। मून रेस्टोरेंट को क्रॉस करते हैं, आगे बिसल आता है। यहाँ पे यह है कि आप नमाज़ वगैरह पढ़ना चाहें नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। खाना यहाँ पे मून रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा है। और फिर वाशरूम्स वगैरह ये है कि यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरे अच्छे वाशरूम्स बने हुए हैं। इसमें आपको कमोड भी मिल जाती है, WC भी मिल जाती है। ये देख लें, वो सामने लेडीज़ वाला पोर्शन है और ये वाला सामने जेंट्स वाला पोर्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाशरूम्स बने हुए हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और लोकेशन भी इस जगह की अच्छी है। अगर यहाँ पे आप खाने पीने के लिए रुकते हैं तो बेहतरीन है। ख़ास करके जब आप नारान से निकलते हैं तो नारान से जब भी हम निकलते हैं हम सुबह नाश्ता यहाँ पे करते हैं, क्योंकि नाश्ता मून का काफ़ी स्पेशल है, ख़ास करके बोंग पाए। इस गाड़ी को अगर आप यहाँ पे तीसरे चौथे गियर में ही चलाते रहेंगे तो उसके बाद ये होता है कि आपको ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना आप ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ऐसा है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक्स गर्म हो जाती हैं, टायर गर्म हो जाते हैं और ब्रेक फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिहाजा यहाँ पे आपने गाड़ी को जितना हो सके लो गियर में चलाएं और अपनी गाड़ी को गियर के ज़ोर पे ही कंट्रोल करें। और अगर आपकी गाड़ी उसके बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है या फिर गाड़ी को लो गियर पे चलाने के बाद भी आपकी गाड़ी स्पीड ज़्यादा ले रही है तो आप अपनी गाड़ी का AC भी ऑन कर लें। AC ऑन करने से भी गाड़ी के इंजन काफ़ी हद तक गाड़ी को रोकने में मदद देता है। अभी आप देख सकते हैं कि बटाकुंडी से हम गुजर रहे हैं। बटाकुंडी में मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लोज़ हो चुके हैं। लिहाजा अगर आप यहाँ पे आते हैं नारान वगैरह वाली साइड पे तो आप कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि आप नारान में स्टे करें, क्योंकि नारान में आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जबकि बटाकुंडी में इस टाइम पे आपको होटल्स वगैरह में गर्म पानी या फिर इस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो बटाकुंडी के बंद हो चुके हैं। और ये आप पहाड़ भी देख सकते हैं कि नारान से आगे जब आप गर्मियों में इस इलाके में ट्रैवल करते हैं तो इन पहाड़ों को देख के ऐसे लगता है कि जैसे एक हरे रंग की कारपेट बिछी हुई है इन पहाड़ों के ऊपर। ये पहाड़ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश होते हैं, लेकिन इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। टेम्परेचर लो होने की वजह से ये इन पहाड़ों का रंग भी काफ़ी हद तक पीला पड़ चुका है और जो घास वगैरह है वो टेम्परेचर लो होने की वजह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फिर नारान अगर आप पहुंचते हैं तो नारान में आप कर सकते हैं इस टाइम पे रिवर राफ्टिंग वगैरह, और दरिया का जो फ़्लो है वो भी इस टाइम पे काफ़ी कम है। लिहाजा अगर आप आजकल यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह करना चाहें तो रिवर राफ्टिंग वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ अभी आपको नारान बाज़ार से थोड़ा ही आगे निकल के मिल जाती हैं। और जैसे ही आप नारान बाज़ार से आगे ट्रैवल करते हैं बाबूसर टॉप वगैरह वाली साइड पे तो उसके बाद मोबाइल सिग्नल्स वगैरह गायब हो जाते हैं। तकरीबन 9:30 बजे निकले थे जगलोट से और रास्ते में जो है ये खाना खाया, आपको दिखाया, और ये साथ में नमाज़ पढ़ी वहाँ पे। और नमाज़ पढ़ के अभी पहुँच चुके हैं नारान और टाइम हो चुका है 3:32 और आगे आप हिसाब लगा दें 10, 11, 12, 1, 2, 3 और तकरीबन 6 घंटे लग चुके हैं यहाँ तक। फिर इससे आगे अभी टाइम लगना है ऑलमोस्ट 6 घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि ये नारान की सूरत हाल आप देख लें। व्यूअर्स, नारान में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80% होटल्स नारान के बंद हो चुके हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि अभी बर्फ़बारी होने वाली है और तकरीबन साल में 6 महीने नारान बिल्कुल बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स, काफ़ी बड़े ग्लेशियर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड वगैरह भी बंद हो जाता है और ये होटल्स, दुकानें वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये बंद हो जाती हैं और ये लोग यहाँ से हिजरत कर जाते हैं। जबकि यहाँ के जितने भी रिहायशी लोग हैं वो भी गर्मियों में यहाँ पे आते हैं, सर्दियों में वो बालाकोट, मनसेरा या इन इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं।
नारान में टेम्परेचर भी काफ़ी लो है। नारान में सर्दी रात में काफ़ी ज़्यादा होती है, लिहाजा कोई भी होटल अगर आप आजकल नारान में लेते हैं तो आपने होटल लेने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि क्या आपको होटल गर्म पानी की फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहा है, या फिर होटल के पास इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर बैकअप्स हैं। जैसा ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि क्या होटल के पास यूपीएस या जनरेटर वगैरह की बैकअप फैसिलिटी मौजूद हैं, क्योंकि सीज़न ऑफ होने की वजह से काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो रेट्स गिरा देते हैं, और रेट्स जब वो गिराते हैं तो उसके बाद आप पहले कम रेट लेके देख के होटल तो ले लेते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि बाद में रात में जब आप होटल में चेक इन कर लेते हैं तो क्या गर्म पानी आ रहा है या बिजली वगैरह है या नहीं। क्योंकि मोस्टली होटल्स जो हैं जो बहुत रेट गिरा देते हैं, उसके बाद ऐसा करते हैं कि वो रात को 9-10 बजे के बाद जनरेटर वगैरह भी नहीं चलाते, और उसके बाद आपको गर्म पानी भी नहीं मिलता। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आपको वज़ू वगैरह यहाँ पे करना पड़े या वाशरूम वगैरह जाना पड़े तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी होता है, लिहाजा इन चीज़ों को आपने देख लेना है। और सुबह 9 बजे हम निकले थे, तकरीबन मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ी है यहाँ पे बालाकोट में, और बालाकोट से आगे हमें अंधेरा छा चुका है काफ़ी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर रोड्स वगैरह भी काफ़ी सुनसान हुए हैं, लेकिन यह है कि इस्लामाबाद हमने आज पहुंचना है क्योंकि क्लाइंट्स की सुबह फ़्लाइट है, और फ्लाइट की वजह से यहाँ हम डायरेक्ट जगलोट से इस्लामाबाद का ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे मुझे तो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमारा इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन रोड्स का। इसकी वजह से हमारी स्पीड वगैरह में भी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि आप कभी भी जगलोट, हुंजा, स्कर्दू कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने कभी भी इस्लामाबाद से डायरेक्ट हुंजा या इस्लामाबाद से डायरेक्ट जगलोट का प्लान नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र है। लिहाजा आपने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल को डिवाइड करके ट्रैवल करना है, और आपने इस्लामाबाद से निकल के हमेशा नारान ही स्टे करना है, या फिर जगलोट, हुंजा या स्कर्दू से निकल के तो वापस दोबारा नारान में स्टे करना है। अदरवाइज़ अगर आप ये डायरेक्ट ट्रैवल करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 16 से 17 घंटे भी लग सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला सफ़र है जो कि फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे, और यहीं से इंशाल्लाह हम एंटर हो जाएंगे इस्लामाबाद में। बहरहाल अगर आपके साथ फैमिली और बच्चे साथ हैं तो आपने कभी भी इस तरह ट्रैवल नहीं करना कि इस्लामाबाद से निकल के डायरेक्ट जगलोट या फिर हुंजा स्कर्दू या फिर वहाँ से निकल के डायरेक्ट इस्लामाबाद। लाजमी आपने आते हुए या जाते हुए नारान में स्टे लाजमी रखना है। जी तो व्यूअर्स, सभी हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। सुबह निकले थे 9:30 बजे और रात को आगे पहुँचे हैं 9:30 बजे, और पूरे 12 घंटे लगे। और रास्ते में हमने कुछ सीधे आपको दिखाए, स्टॉप ओवर्स भी किए। बहरहाल ये है कि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया आज। असल में क्लाइंट्स के कुछ टिकट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे बाय एयर, और वापस कराची के वो दिन को 12-1 बजे की टिकट्स थे, और वो हम नारान से यहाँ पहुँच नहीं पाते, इसलिए फिर हमने आज लंबा ट्रैवल करना पड़ गया। तो थकावट खैर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जो मैंने रास्ते के हवाले से आपको बताया, सेफ्टी के हवाले से चीज़ें बताई, जो भी मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अलावा किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी है अगर आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।